अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया नैयर। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं? साजिद तारर साहब वाशिंगटन डीसी से हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त जानदार किस्म का तज्जिया होता है पूरे खत्ते की सूरत हाल पर। साजिद साहब, आज भी कुछ बहुत सी जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जानिब क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम शाज़िया, थैंक यू। हमारा असल में सर्दियां शुरू हो रही हैं वाशिंगटन डीसी में। मौसम फाल जो शुरू होने वाला है, पत्तों के रंग बहुत चेंज हो चुके हैं। इसी तरह जिस तरह का दरख्तों के पत्तों के रंग चेंज हो रहे हैं, इसी तरह दुनिया के रंग चेंज हो रहे हैं। कोविड का इम्पैक्ट है यहाँ पर भी, और आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी बादल छाए हुए हैं कोविड की वजह से, महंगाई के भी और सियासी इंस्टेबिलिटी के भी। चले, महंगाई की आपने बात की तो पाकिस्तान से शुरू करते हैं। इस खत्ते में जो नई ग्रुप बंदियां हो रही हैं उसी के हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ अमित शाह जो हैं वो इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में सियासी जो ड्रामा है वो भी अपने अरूज पर है। हुकूमत अपना दिफा भरपूर तरीके से कर रही है, चाहे वो महंगाई ही क्यों ना हो, और अपोजिशन की तरफ से भी इस मर्तबा हुकूमत को गिराने की भरपूर मनसूबाबंदी की आवाजें आ रही हैं। आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे? पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी इंतशार का शिकार है, और पिछले 10 दिन से ना सिर्फ हर पाकिस्तानी परेशान है कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भी परेशान हैं। वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर जो उनके अमित शाह साहब हैं बीजेपी के, हु सेकंड इन कमांड आफ्टर मोदी, तो उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक का भी उन्होंने कर दिया। एक उन्होंने मैसेज भेज दिया है। अमेरिका में भी तज्जिए हो रहे हैं, सारी दुनिया में तज्जिए हो रहे हैं एक ऐसी चीज पे जिसकी कोई मेरे ख्याल में अहमियत इतनी होनी नहीं चाहिए थी। और अगर उसकी अहमियत है तो फिर आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसके कोई बिल्कुल हालात नहीं है। आईएसआई के डीजी की अपॉइंटमेंट की वजह से अगर पूरा पाकिस्तान रुक गया है तो फिर इससे दुनिया में सबसे बड़ा मैसेज क्या जा रहा है कि फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये मैसेज भेज रहे हैं पूरी दुनिया में कि जनरल फैज हमीद के बगैर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते, आप किसी काम के नहीं हैं। जनरल फैज हमीद अगर पेशावर कोर में चले जाते हैं, पेशावर वहां अपनी अपॉइंटमेंट पे चले जाते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, आप कुछ भी कर नहीं सकेंगे, आप मफलूज हो जाएंगे। तो फिर इसमें तकवीत मिलती है कि जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि आपकी पोजीशन एक इस्लामाबाद के मेयर की भी नहीं, तो आप इस बात को काउंटर किस तरह करेंगे? तो इन हालात में दुनिया ने कैलकुलेट कर लिया है। अमित शाह ने कहा है कि हम घुस के मारेंगे, आप फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं उसके तज्जिए में जाना चाह रहा था पहले इस हवाले से कि जिस तरीके से मोदी साहब ने इंडिया को यह रगमाल बना रखा है, और उनकी सिर्फ और सिर्फ सियासत 3 चीजों पे चलती है: पाकिस्तान को धमकी देना, पाकिस्तान के साथ वार मांगरिंग करना, वहां प्रोग्राम बनाना, कश्मीर पे जुल्म करना, और जो 23 करोड़ मुसलमान इंडिया में है उनकी जिंदगी पे जितना जुल्म करेंगे उतने ज्यादा वो वोट हासिल करते हैं, और ये उनकी कामयाबी का सीक्रेट है। उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी, मैं समझता हूं कि इतने वो दूर अंदेश हैं। उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियंस हिंदूज की है, और उस मेजॉरिटी पॉपुलेशन में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हम जीत जाएंगे, हमें किसी दूसरी माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है, मखलूत गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसी को इस्तेमाल करते हुए अदलिया और वहां पे आपका मीडिया और आपकी आर्मी हर चीज जेब में डाल ली है, और मुझे नहीं उम्मीद कि वो आने वाले 20-25 साल कहीं जा सकेंगे। इन हालात में आपकी इंटरनल इतनी कमजोरी है कि जिसकी हद कोई नहीं, और आपके पड़ोसी हैं आपको धमकियां देने शुरू हो गए, और वो मेरा मतलब वो हक पर जाना है इस चीज में। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूं, और अमित शाह को आपके तो खैर किसी आपकी जितनी जूती कैबिनेट है किसी ने इस चीज का जवाब नहीं दिया। एक दूसरे को कोई चुड़ैल कह रहा है, कोई एक दूसरे को जिन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इन चीजों पे वो बिजी हैं, लेकिन किसी को यह जरूरत नहीं हुई कि अमित शाह की इस चीज का जवाब दे सके। तो उसके जवाब में मैं 2 चीजें, एक तो यह समझता था कि उनकी सियासी हरबा है, दूसरा यह कि गोवा में जहां यूनिवर्सिटी में खड़े होकर उन्होंने इस बात की धमकी दी है, उस गोवा में इलेक्शन होने वाले हैं मार्च 22 में, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, 4 स्टेटें हैं ऐसी, 5 स्टेटें हैं जिनके मार्च 22 में इलेक्शन होंगे, और उनको हिंदू वोटों की जरूरत है, उनको उन्होंने खुश करना है, और उन्होंने ये धमकी लगा दी। दूसरा, टोटल अगर देखा जाए तो 7 इंडियन स्टेटों में 2022 में इलेक्शन होने हैं,
उन्होंने इस वजह से ये बढ़क मारी है। लेकिन अहमद शाह साहब, मैं आपको ये खास कर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को आपने एक ऐसा मुल्क समझ लिया है कि जिसको जब मर्जी चाहे आप डरा धमका लें। पाकिस्तान को सिर्फ मेरे ख्याल में 2000 से 5000 लोगों ने यरगमाल बनाया है। वो ऊपर जो जिनको आप एलीट कहते हैं, जिनको आप इलेक्टेबल कहते हैं, जिनको आप करप्ट ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, अगर उन 2000 से 5000 लोगों से जान छूट जाए तो पाकिस्तान का हर शहरी ये फौजी है। और पाकिस्तान की फौज है वो भी जानती है। आपने पिछली दफा आपका पायलट गिरा था तो बड़े उन्होंने तरीके से वापस किया था। इस दफा हो सकता है वो चाय ना पिलाएं, वो कुछ और पिलाएं उसको। और ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है अमित शाह साहब। अगर आपको इतना एतमाद है चीजों का तो कुछ करके देख लें। पाकिस्तानी ने चूड़ियां नहीं पहनी। आपने इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से बात की, तो मेरा इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और क्वेश्चन है। मैं चाहूंगी कि अपने आंसर में आप इसका भी जवाब दे दें कि ये बयान उस वक्त आया है कि जब अमेरिका की नायब वजीर खारजा अपना दौरा मुकम्मल करके वापस गई हैं। क्या आप समझते हैं कि इस एक धमकी के पीछे वो एक आशीर्वाद भी मौजूद है जो अमेरिका और भारत के अपने आपस के जो ताल्लुकात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक बीच में वजह हो सकती है? देखें, लाजमी वजह होगी। उसकी वजह शाजिया आपके मीडिया ने एक सबसे बड़ी बात जिसको कवर नहीं किया और जिसको दबाना जा रहा है, बिल्कुल आप ये देखें कि आपके बे ऑफ बंगाल में मालाबार एक्सरसाइजेज हो रही हैं वहां पे, जिसका पहला वर्जन जो था अगस्त में हुआ था। और ये जो अभी वहां पे क्वाड अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें आपका रन विजय इंडिया का और सपूत्रा जो है उनके कैरियर हैं, ये भी हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज हो रही हैं जिसमें उनके साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये मिलकर नेवल एक्सरसाइजेज कर रहे हैं वहां पे। इस वक्त आप आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। अमेरिका और इंडिया वो एक दूसरे के साथ अनटूट एक दूसरे का हिस्सा बन चुके हैं। उसकी दूसरी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये कहूंगा कि जयशंकर साहब, जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनके वजीर खारजा इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं। और जो नया एक इत्तेहाद हो रहा है, नया क्वाड बन रहा है वहां पे, वो ये है कि इंडिया, दुबई, इजराइल और अमेरिका ये इकट्ठे हो रहे हैं उस रीजन में आगे ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी भी और डिफेंस भी। और इन हालात में आपकी अगर इस वक्त चीजें मैं अगर यहां बैठे हुए वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस करूं तो एक तो DGISI का स्टेटमेंट, आप अभी तक तोशाखाना का जवाब आपने नहीं दिया। नैब को आपने उस पर आपका तशवीश है। उसके बाद आपने कई और एक्सटेंशन आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब जो कहते हैं 22 साल की जद्दोजहद के बाद वो जीत कर आए हैं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि खान साहब हमेशा ये कहते थे नवाज शरीफ साहब जो है और जरदारी साहब ये कौमी असम्बली के सेशंस में नहीं आते। खान साहब आप जाते हैं, आप सवालों का जवाब देते हैं। इस वक्त आपकी कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी है। आप पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं ऑर्डिनेंस की वजह से। आपने एक ऐसी स्टैंप रखी, रबड़ स्टैंप, जो आप ऑर्डिनेंस बनाए जा रहे हैं और उस पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसको गुड गवर्नेंस कहेंगे आप? कि आप एक जमहूरियत को आप पर आगे लेके आना चाहते हैं। आपने मैं कई चीजें और भी डिस्कस करना चाहूंगा बल्कि अगले इसी सेगमेंट में, कि जो नौजवान आपके इस वक्त नौजवान और इकॉनमी जो मायूस हैं लोग, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? मेरी एक यहां पे महंगाई के हवाले से एक बात ये जरूर करना चाहूंगा कि आपने हजरत उमर की मिसाल देते हैं हर चीज में। लोगों का आपके ऊपर एतमाद उठ चुका है। इस महंगाई के हालात में लोग आपके साथ खड़े तब होते अगर आपने अकाउंटेबिलिटी की होती। अगर आपके वुज़रा, आपके MNA वो 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और 4-4 गाड़ियां लेके घूमते हैं, इन हालात में गरीब का बच्चा जो 20 से 25 हजार कमा रहा है वो उनको देख रहा है, उनका आपसे एतमाद उठ चुका है। और जिस तरीके से रिंग रोड के डाके पड़े हैं, जिस तरीके से आपके वो हबीब बैंक कॉन्ट्रैक्ट में 7 अरब रुपए का डाका पड़ा है, आप उन पे खामोश रहे हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है। लोग अब आपकी बातों पे यकीन नहीं करते। इन हालात में जरूरी था कि आप लीडरशिप दिखाते, आप लोगों को अपने पेट से कपड़ा उठा के दिखाते कि देखें कि अगर आप भूखे हैं तो हम भी भूखे हैं। लेकिन आपने शुगर माफिया को साथ टेबल पे बिठा रखा है, बिजली माफिया के साथ आप हैं, आप हर माफिया को आपने अपनी कैबिनेट में बैठा रखा है। तो लोग आपके साथ आपकी महंगाई पे जो तकारीर हैं उन पे किस तरह एतमाद करेंगे? क्यों करेंगे एतमाद? क्योंकि हर करप्ट आदमी के साथ आप खड़े हैं, अकाउंटेबिलिटी आप नहीं कर सके।
और दूसरा जो नैब में आपने तरामीम की हैं अमीर तबके को बचाने के लिए, तो उसमें लोग आपके ऊपर आपकी बातें क्यों सुने? अगले दिन आपके वो गंडापुर साहब ने जाके तकरीर कर दी है कि 9 रोटियों की बजाय 10 रोटियों पर बजाय 9 रोटियों पे गुजारा करें, 10 चीनी के चमचों पे 9 पे गुजारा करें। भाई खुद भी तो दिखाएं, आप तो खुद 10 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, आप खुद साइकिल पर हो तो लोग बात माने भी ठीक है जी पेट्रोल हम देखिए। यही मैं बात आज मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ईरान में हालात खराब हुए इमाम खुमैनी दौर में, तो किसी ने जाके बीबीसी का कोई बैठा था बंदा, इमाम खुमैनी से इंटरव्यू लेने लगा, तो उन्होंने कहा जी हालात बहुत खराब हो चुके हैं बाहर, तो आप इमाम खुमैनी दौर में किसी ईरानी से इंटरव्यू लिया, तो मार्केट में बैठा था ईरानी, तो उसने कहा कि आपके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आपका इमाम खुमैनी के बारे में क्या आइडिया है? उसने वो चीनी की डली जो ईरानी चाय में डाल के पीते हैं, उसने उठा के कहा था मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि यही चीनी की डली मैं अपनी चाय में डालता हूं और मैं यही चीनी की डली इमाम खुमैनी भी अपनी चाय में डालते हूं। तो अगर कौम को इस तरीके से यकीन ना हो, आपके सारे जो आपके टेबल पर बैठे हुए लोग जो हैं इस वक्त, अगले दिन मैं हैरान हूं कि इरशाद भट्टी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि 20,000 इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट और 20,000 लीडर ऐसे हैं जो डुअल नेशनलिटी रखते हैं। तो मेरा मकसद है कि अगर ये हालात हो मैं साफी साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा था इस वक्त फौज के साथ जो हालात हैं, अगर कश्मकश शुरू होती है तो आपकी कैबिनेट में से 5 लोग भी, चैलेंज किया उन्होंने कि 5 लोग भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अगर ये हालात हो तो आपकी कैबिनेट आपके साथ ना खड़ी हो, और दूसरा इस वक्त आपकी कैबिनेट जो है वो माफिया मांग रही है अपनी अपनी पिछली पार्टियों से। आपने जो इलेक्टेबल इकट्ठे किए थे वो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से माफिया मांग के वापस जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अगर ये हालात थे तो आप ये देखें कि आपने 3 साल 4 साल में क्या दिया कौम। आप ना एक टीम इकट्ठी कर सके, ना आप कोई लीडरशिप, ना आप कौम को कुछ दे सके। आपको ये अकेले बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या दिया है, मैंने क्या पाया, क्या खोया। मेरा ये एक सेल्फ असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इट। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मैं वॉशिंगटन डीसी में हमेशा बैठ के इस चीज को फील करता हूं कि वी हैव बीन मिसलेड, वी हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेड, हमें किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया। और उसमें 2 चीजें मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं जी, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीजें अगर पाकिस्तान में डाली जाएं, एक आपकी कौमियत नेशनलिज्म और दूसरा फियर ऑफ गॉड, खौफ खुदा, तो ये कई चीजों का हल इनमें से निकल आता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये दोनों चीजें आसान नहीं है, ये लेकिन इस करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। पाकिस्तान के आसपास इतना घेरा तंग होता जा रहा है, उसकी वजह यह है, ब्लंडर थे। आपने सीपैक के हवाले से चाइना से पैसे मंगाने की कोशिश की, आपने दुबई और लंदन पैसा वही ट्रांसफर किया। आपने इस तरीके से उसको खराब किया है कि आज दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, क्योंकि वहां पे जो 9 लोग मरे थे, 9 लोग जो मरे थे, चाइना आपसे $48 मिलियन उसके रिटर्न में मांग रहा है। ग्वादर पे वो खुश नहीं है क्योंकि आप उनके चाइनीज की सिक्योरिटी नहीं कर सके, आपने कराची उनको दे दिया है, लेकिन अभी तक चाइनीज खुश नहीं है। वो कैंप बंद हुआ है तो आपने इस वक्त IMF वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे आ गए हैं और वहां पे आगे रोना शुरू कर दिया आपने। तो असल में वजह क्या है? और मैं बल्कि बात आगे करना चाहूंगा शौकत तरीन साहब के दौरे में भी दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम। इस वक्त आपको यकजहती की जरूरत है, आपको कौमियत की जरूरत है, आपकी अपोजिशन, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, आपकी लीडरशिप को एक पेज पे होके पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा कि इस कठिन हालात में पाकिस्तान को किस तरह आगे लीड करना है, महंगाई से गरीबों का क्या करना है, और अफगानिस्तान में हमने क्या करना है। खुदारा एक पेज पे इकट्ठे हों, वरना ऐसी गलतियां ना करें जिनका बाद में अजाला ना हो सके। अच्छा, शौकत तरीन साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के हवाले से भी खबरें सामने आ चुकी हैं। आप क्या समझते हैं कि IMF से जो कर्ज की किस्त मौसूल होनी है, क्या वो डू मोर के साथ मशरूत है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार इस किस्म के इशारे दिए जा रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट के बाद अमेरिका बहुत नाखुश है। देखिए, इस वक्त जो तरीन साहब जो हैं वो आए यहाँ पे, कहते हैं पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल की इनविटेशन थी, उनकी एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए, और IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स थी, उनके लिए आए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में इंटरव्यू देते हुए शौकत तरीन साहब ने खुद फरमाया
कि ये मीटिंग वर्चुअल भी हो सकती थी और मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। आने का क्या फायदा था यहां पे? अब मैं बताना चाहता हूं वो आए क्यों हैं। एक तो वो सिटी बैंक से गए हैं यहां पे, वो पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ भेजे गए थे कि आपने हमारी वहां पे जाके आपने सीपैक को स्लो करना है, सीपैक पे जाके हमारे जो तहफात है उनको कंट्रोल करना है और अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक के जो इंटरेस्ट है उनको बचाना है। तो वो यहां से गए हैं। और यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि शौकत तरीन साहब वो हमारे मिनिस्टर हैं जिनका नाम जो आपका है पेंडोरा पेपर्स, उनमें भी है, उनके बच्चों का भी नाम है। तो वो यहाँ पे आए और बिल्कुल यहाँ पे आए, उनकी दो मीटिंग्स अटेंड की, वो मिले। अब मैं ये बताना चाहता हूँ IMF क्या चाहता है पाकिस्तान से। जी, पाकिस्तान IMF की शर्तें ये थी कि आप बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, और दूसरी शर्त उनकी ये थी कि आप इनकम टैक्स को बढ़ाएं, और जो ज्यादा जिनकी इनकम टैक्स है उन पे ज्यादा टैक्स बढ़ाएं। तीसरी उनकी ये थी कि आप लग्जरी गुड्स पे टैक्स ज्यादा बढ़ाएं, और चौथी शर्त उनकी ये थी कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं, आप टैक्स रिकवरी करें। अब उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, देखें, ज्यादा टैक्स ब्रैकेट वाले तो सारे कैबिनेट की टेबल पर बैठे हैं, उन पे टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता। अब टैक्स रिकवरी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो भी सारे यार दोस्त और रिश्तेदार हैं और अपने आपके हमारे इलेक्टेबल हैं वो सारे, उनके ऊपर टैक्स वहां से रिकवरी किस तरह होगी, नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, वो यही हो सकता था। और लग्जरी गुड्स भी कौन लेते हैं, वो भी हमारे MNA, इलेक्टेबल और रिश्तेदार लेते हैं, उन पे भी टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या हो सकता था, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, वो ताकि गरीब आदमी को नचोड़ा जा सके। जी, वो कर दिया गया है और अभी मजीद होगा वो ये चीजें। तो इनमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टैक्सेस रिकवरी नहीं कर सकते, आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते, आप लग्जरी गुड्स पे चीजें नहीं लगा सकते, तो आप कौम के सामने किस तरह जाके कहेंगे कि जी सारी दुनिया में महंगाई का ट्रेंड है? किस मुंह से जाके आप स्टेटमेंट आवाम के सामने देंगे? तो यही उसका रिजल्ट हुआ है। और इसमें खासकर मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जब बैठे हमारे शौकत तरीन साहब, उन्होंने एक और निशानदेही की। उन्होंने कहा जी कि दो बातें उन्होंने की जो मुझे जिन पे एतराज था। एक, उन्होंने कहा जी हमारी 60% पॉपुलेशन जो है 30 साल से नीचे की एज के हैं और सारे बेरोजगार हैं, तो उनको जॉब देना IMF और वर्ल्ड बैंक का काम है। अमेरिका ने उनको जॉबें देनी है, जॉबें आपने देनी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने देनी है, तो वहां उनको गिले क्यों दे रहे हो आप? और दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा यहां पे आके कि हमने इस वक्त जो बाइडेन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी है आइंदा फ्यूचर में, वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी एक इकॉनमी में कहा जाता है ट्रिकल डाउन इकॉनमी, के ऊपर से नीचे पैसा आता है। अमीर आदमी पैसा बनाएगा तो वो जॉबें क्रिएट करेगा, इंडस्ट्री और लगाएगा, कारोबार करेगा, जॉबें क्रिएट होगी, गरीबों को जॉबें मिलेंगी। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इकॉनमी। एक कहते हैं बॉटम अप। बॉटम अप से मुराद ये है कि आप गरीबों की डायरेक्ट मदद करना शुरू करें और नीचे से इकॉनमी ऊपर की तरफ जाए। उन्होंने कहा है जी कि जो बाइडेन साहब की बॉटम अप पॉलिसी है और हम इसी पॉलिसी पे काम करेंगे। ये बताएं कि पिछले 3 साल का जवाब आपने देना कि आने वाला तो आने वाली गवर्नमेंट करेगी, आपने पता नहीं गवर्नमेंट में होना है या नहीं होना। तो आप ऐसे ट्रक की बत्ती लोगों को दिखा देते हैं जिसकी डायरेक्शन पाकिस्तान में नहीं होती। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि IMF से ये $6 बिलियन यहां से ले रहे हैं, वो $6 बिलियन पता नहीं पाकिस्तान पहुंचने भी है या नहीं पहुंच रहे, वो डायरेक्ट दुबई और लंदन चले जाने। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ना उसके पास IMF के पास हल है, ना उसके पास वर्ल्ड बैंक के हल है। और तीसरा एक मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो खासकर जवाब नहीं, क्वेश्चन चाहूंगा शौकत तरीन साहब से करना चाहूंगा, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहूंगा सबसे, कि अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक में काम करते हो और आपके अंदर पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके वजीरस्तान, जनूबी और शुमाली वजीरस्तान में वहां पे TTP आपको चैलेंज कर रही है, अफगानिस्तान के अंदर हर फ्राइडे को शिया मस्जिदों में बम मारे जा रहे हैं, क्वेटा में मुसलसल आपकी इंस्टेबिलिटी है, इन हालात में आप अगर कहें कि आपको मजीद $6 बिलियन दिया जाए, वो कैसे? और उसके बाद इन्होंने एक और बात उसी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जब इनसे पूछा गया फैटफ के हवाले से, तो उसमें शौकत तरीन साहब का जवाब था कि इसमें से 27 में से 26 नहीं, हमने 26.5 शर्तें पूरी कर दी हैं, आधी रह गई है अभी। हाँ, वो तो उसके बारे में मेरा ये जवाब होगा कि तरीन साहब, ये जो हालात मैंने आपको अभी अर्ज की है कि अफगानिस्तान में सर्दी की वजह से हालात खराब हैं, लोग उनको पैसे नहीं दे रहे, दुनिया को वहां पे करप्शन जो है उस पर एतमाद नहीं है,
1.2 बिलियन जो यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया, उन्होंने कहा हमने कैश नहीं देंगे, हमारे लोग खुद जाके अफगानियों में मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें भी एतमाद नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक सबसे ज्यादा मुश्तरका चीज ये है करप्शन। जी बिल्कुल। वहां रात के अंधेरे में लोग 100 मिलियन डॉलर बैग में डाल के भाग जाते हैं। आपके बिल्कुल आपकी तरह, जिस तरह आपने दुबई में प्लाजे खड़े कर दिए हैं, 300 प्रॉपर्टियां लंदन में है, बिल्कुल आपकी और अफगानियों की, पठानों की एक चीज मुश्तरका है, करप्शन, के मुल्क को बेचना किस तरह है और उड़ना किस तरह है वहां से। तो इस वक्त लोग आप पे एतमाद नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल वो अगर हेल्प भी करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में अब वो डॉलर कैश आपको नहीं देंगे। आपको सोचना होगा, आप खुद भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दें, और अगर अफगानियों से, तालिबान से आपको मोहब्बत है तो उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दें। उनको इमदाद से एक दिन खाना खा लेंगे तो दूसरे दिन क्या करेंगे? उनको टेक्नोक्रेट भेजें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, उन्हें बताएं कि आगे मुस्तकबिल में किस तरह चलना है। लेकिन मेरे ख्याल में या ना आपके प्लान का हिस्सा है, ना अफगानिस्तान के प्लान का हिस्सा है, और इस पे दुआए खैर की जा सकती है। लेकिन मैं समझूंगा अगर अक्लमंद हो तो इस तरह के स्टेप्स लें और अपने भाइयों की भी मदद करें और अपनी भी मदद करें। अच्छा सर, G20 इजलास में जो शरीक ममालिक हैं, क्या वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर कायल हो सकेंगे कि अगर इस वक्त अफगानिस्तान को अकेला छोड़ा गया, तनहा छोड़ा गया, तो वहां पर एक बहुत बड़ा इंसानी अलमियत जन्म ले सकता है? G20 ममालिक जो इजलास में शरीक हैं, क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ पे कायल हो सकेंगे? देखिए, G20 जो एक होनी थी, एक तो उसकी पहला वर्चुअल हुआ, इटली इस वक्त लीड कर रहा है उसको। इस वक्त प्रेसिडेंट जो है इटली है G20 का। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि G20 क्या है। G20 दुनिया की 75% ट्रेड जो है ये G20 ममालिक करते हैं। ये G20 दरअसल अगर देखें तो ये G20 दुनिया को लीड करने वाले 20 ममालिक हैं। उसके बाद जो दूसरे ममालिक हैं वो हमारे पाकिस्तान और फिर सोमालिया जैसे ही। हमारे पाकिस्तान का नंबर आप जब भी देखें, चाहे वो हमारे अदलो इंसाफ का मुआवजा किया जाए या हमारी महंगाई का, लॉ एंड ऑर्डर का, तो हम सोमालिया के आसपास आते हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है। तो इसमें अगर G20 में क्या हुआ है अगले दिन, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये था कि उन्होंने पाकिस्तान और ईरान को इन्वाइट नहीं किया, कतर को इन्वाइट कर लिया। हमने पूरी दुनिया में जोर लगाने की कोशिश की कि जी दोहा में हम तालिबान को लेके जाने वाले हम थे, लेकिन दोहा उस टेबल पर बैठा है और आप उस टेबल पर बैठे नहीं हैं। आपके किसी मीडिया ने उसको खबर नहीं उठाई। पाकिस्तान के किसी फॉरेन मिनिस्टर अगर कोई है तो उसने इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि आप वहां उसका हिस्सा क्यों नहीं है, लोग आप पे एतबार क्यों नहीं कर रहे, आप उस इस्तेमाल को रिस्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपका मीडिया उस पर चुप है। मेरा कोई पॉलिसी नहीं है आपकी कि आप आगे इस वक्त आप इंटरनल इंतशार को छोड़ के एक्सटर्नल क्या कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, कोई पॉलिसी नहीं है। इस वक्त आप ज्यादातर लोगों को दुनिया में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इधर मोईद यूसुफ साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, या कुरैशी साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, या शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो फॉरेन ऑफिस रिलेटेड, आपकी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड भी स्टेटमेंटें दे जाते हैं और कई मिनिस्टर दे जाते हैं। तो ये एक उबहाम है ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए, दुनिया सारी के लिए। तो इसको ऑर्गेनाइज करना किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम है, एस्टेब्लिशमेंट का काम है कि एक साफ सुथरी लीडिंग टीम हो, जो ऑर्गेनाइज हो, चैनलाइज्ड हो, जो लीड कर सके। लीड करना एक इतना आसान काम नहीं होता। यू हैव टू बी ए गुड मैनेजर, यू हैव टू बी ए गुड टीम बिल्डर। और आप यही, और मैं खैर इसमें यह भी है, खान साहब ने एक दो दफा कहा है, इनको चाहिए कि मजीद खुल के बाहर आके ये बताएं। खान साहब ने एक दो दफा कहा है कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली। खान साहब की हद तक मैं समझता हूं, काफी चीजों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन खान साहब एक टीम बिल्डर नहीं अपने आप को प्रूव कर सके, एक अच्छे मैनेजर अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। खान साहब को चाहिए कि इस इशू पे आके बाहर डिस्कस करें, अवाम को एतमाद में लें और उनको बताएं कि मैं जो इलेक्टेबल लेकर आया था, इट वॉज अ रॉन्ग पॉलिसी, इट वॉज माई फेल्योर, इट वॉज माई मिस्टेक, और ये लोगों ने मुझे इस पॉइंट पर ले आए हैं जिस पे मैं नहीं आना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, क्वेश्चन मार्क है। ये पाकिस्तान के वजीर आजम या उनके किसी नुमाइंदे को चाहिए कि बाहर आके कौम को एतमाद में लें और उनको बताएं कि हमारी टीम जो है मिस्टेक्स करती रही है। मैं ये यहाँ पे ये कहूंगा, अपनी सारी जिंदगी का तजर्बा मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जी जी। इस्लाह जो होती है या बेहतरी शुरू होती है अपनी गलतियों को मानने से।
इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप अपनी गलती को तस्लीम करें तो आगे चलें। आगे करेक्शन तब होती है एडमिशन से। आप एडमिट करें कि ये गलतियां थी और हम दोबारा ये नहीं करेंगे। मेरा ख्याल इस वक्त इस पाकिस्तान को और दुनिया को इस चीज की सख्त जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे चलने का अच्छा एक लाएमल, एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन और आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को अमेंड करके आगे चलाए। साजिद साहब, अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब तस्लीम करें कि ये गलतियां थी और आइंदा हम ये गलतियां नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि आइंदा भी यही वाली गवर्नमेंट आए। और दूसरा, जो इलेक्टेबल्स की बात की आपने, वो तो कुछ थे, लेकिन जो वो जो कहते हैं कि उनके शुरू के जो साथी थे तमाम, वो उनके भी ऑफशोर कंपनीज आई, उनके भी नाम उसमें आए। तो इलेक्टेबल्स अगर नालायक थे तो खान साहब को पहले नहीं मालूम था कि मैं जिस टीम को लेके चल रहा हूं उसमें कितनी एबिलिटी है? देखिए, इस पे मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पनामा लीग पर भी और इस वक्त आपके जो पेंडोरा पेपर्स हैं उस पर भी, बिल्कुल जिन लोगों के इनमें नाम थे, खान साहब को चाहिए था उनसे रेजिग्नेशन लेते, उनसे रिक्वेस्ट करते कि हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर आपके नाम इस पे क्लियर हुआ तो आपको दोबारा इन ओहदों पे वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन खान साहब ये नहीं कर सके और इसी तरह की गलतियां मैं चाहता हूं कि खान साहब उनको एडमिट करें। अब से लेकर इलेक्शन तक जो दिन गुजरने हैं, खान साहब को चाहिए कि उसमें कोशिश करें, अगर दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो अपनी गलतियों को तस्लीम करें और आगे फिर जाके देखें। अवाम अल्टीमेटली ये फैसला तो अवाम ने करना है कि वो किसको दोबारा इलेक्ट करेंगे, पीटीआई को इलेक्ट करेंगे या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को। लेकिन ये कि मैं चाहूंगा, अगर मैं खान साहब की जगह होता तो आज एक बड़ी अच्छी सी तकरीर करता, अपने वुज़रा की गलतियां गिनाता, अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां और जो भी गलतियां अफगानिस्तान के हवाले से उसको एडमिट करता, 30 मिनट की स्पीच उस पर देता, 30 मिनट और 30 मिनट आगे पॉलिसी देता कि आगे हम किस तरह चलेंगे, कहां जाएंगे। और इस सारी स्पीच देने से पहले आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी फौजी इदारों, दूसरे इदारों के साथ एक पेज पे होके दिस इज व्हाट द वर्ल्ड, दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी पीपल, दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। मेरे ख्याल में इनको करना चाहिए जो भी है इसको। लेकिन आप अपनी इस्लाह तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करते। थैंक यू सो मच साजिद साहब, बहुत अच्छा आपका तज्जिया था, स्पेशली जो पाकिस्तान की सियासत है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपकी बहुत गहरी नज़र होती है। अगले प्रोग्राम में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ भी हाजिर होंगे और उनमें ऑफ कोर्स अफगानिस्तान हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है और पाकिस्तान के हमसायों के हवाले से भी हम बात करते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप साजिद साहब से पूछ सकते हैं, वो यहाँ पर उनका आंसर देंगे। पहले भी हमारे कुछ व्यूवर्स जो हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे जिनका उन्होंने बड़ा अच्छे से आंसर दिया था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।